हेलो। तो हमने कल जो अध्ययन किया था इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज उसी से आगे की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अपने नॉलेज के बारे में पता चले कि हमको इतनी देर जो पढ़ाया गया वो समझ में आया या नहीं आया। तो आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, आप भी इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मैं भी आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा। आई राइट्स अ लेटर, ये जो वाक्य है इसको सही करना है, मतलब ये गलत है। आई राइट्स ए लेटर, ये जितने भी आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं ये सारे के सारे यानी कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, तो कौन से गलत है और उनको आपको सही करना है। ठीक है, आई राइट्स अ लेटर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वाक्य है इसमें जो गड़बड़ी है वो वर्ब में है। यहाँ वर्ब है राइट। पहले तो हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है आई, आई सिंगुलर है लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। जब आई थर्ड पर्सन नहीं है तो इसके पीछे जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस नहीं लगेगा या ई एस भी नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ जो एस लगाया गया है वह गलत है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा तभी एस या ई एस लगेगा। दूसरा, सीता क्राइज, यहाँ भी गलत, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट है यहाँ पर सीता और सीता सिंगुलर है, बिल्कुल। सीता थर्ड पर्सन है, बिल्कुल ये थर्ड पर्सन भी है क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और इनके अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन है। इसका मतलब सीता थर्ड पर्सन है। लेकिन जहां वाई लगा हुआ होता है लास्ट में, वहां वाई को हटा दिया जाता है और आई ई एस लगा दिया जाता है। तो एस या ई एस नहीं लगता, आई ई एस लगता है। हालांकि ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है तो आपके गलत हुआ है तो उसमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरी बात, ही गो टू टेम्पल, सब्जेक्ट कौन है? ही सिंगुलर है, बिल्कुल। ही थर्ड पर्सन है, जी बिल्कुल, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन भी होगा फिर। तो ही थर्ड पर्सन है, ही सिंगुलर भी है। इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। तो या वर्ब आई है गो, जी ओ, इसके साथ में ई एस लगेगा, गो के साथ में ई एस लगता है। ठीक है, तो ही गोज होगा, ही गोज टू टेम्पल। तीसरा, सी फ्राइज, इसमें भी आई ई एस लगेगा वाई की जगह। फिर चौथा, माई वाइफ कुक्स फूड, माई वाइफ कुक्स फूड। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? माई वाइफ, यानी मेरी पत्नी, यह सिंगुलर है, अकेली है। और दूसरी बात ये थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये बात पक्की है। और इसमें कुक के पीछे एस लगाया है, बिल्कुल ये वाक्य सही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, नकारात्मक वाक्यों के बारे में। यानी इतनी देर तक हमने पढ़ा था राम फुटबॉल खेलता है, वो दौड़ता है, वो पानी पीता है, वो खाना पकाती है, इस तरह के वाक्य हमने पढ़े। अभी हम इनमें नई का प्रयोग करेंगे। आप बोलोगे कैसे? जैसे राम फुटबॉल नहीं खेलता है, गोविंद गांव नहीं जाता है, मैं पानी नहीं पीता हूँ, शारदा खाना नहीं पकाती है, मैं 12 बजे से पहले नहीं सोता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस प्रकार जिनके पीछे नहीं, जिनके बीच में नहीं का प्रयोग हुआ है उनको नेगेटिव सेंटेंसेस और हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और इनके लिए टेंस में अलग रूल होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनके क्या रूल है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वही बात, सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो उनके लिए अलग रूल है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है तो उनके लिए अलग रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उनमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब सब कुछ सेम है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग किया है। इतनी देर तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, जो नकारात्मक वाक्य नहीं थे, उनमें क्या हो रहा था, सब्जेक्ट के बाद में सीधी वर्ब की पहली फॉर्म आ रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डज नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन नहीं होता तो वहाँ डू नॉट का प्रयोग होता।
तो फर्क सिर्फ इतना है, इतनी देर हम सब्जेक्ट फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट और आ गया, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह ऑफिस नहीं जाता है, वह ऑफिस नहीं जाता है। क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है? बिल्कुल अकेला है तो सिंगुलर ही है, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है। बार बार मैं बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और इनके अलावा जो भी होता है वो थर्ड पर्सन होता है। और अब मैं ये बात लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके आगे मैं सीधा यही बताऊंगा कि ये फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है या नहीं, ये थर्ड पर्सन है या नहीं। ठीक है, तो वह सिंगुलर है और वह थर्ड पर्सन भी है। तो यहां पर डज नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट का प्रयोग होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यहां पर काम करने वाला कौन है? वह, हालांकि ये काम करता ही नहीं, ऑफिस नहीं जाता, लेकिन वाक्य में यह सब्जेक्ट है क्योंकि इसके द्वारा काम नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो भी सब्जेक्ट है, और जिसके द्वारा वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में नहीं किया जाता है वो भी सब्जेक्ट है। ये नकारात्मक वाक्य का बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया वह, ही, वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। वर्ब क्या है? जाने का काम नहीं कर रहा है नकारात्मक में, तो जाना यहां पर हो गया वर्ब गो, जिसको इंग्लिश में गो कहते हैं। फिर कहां नहीं जाता है? ऑफिस में, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया ऑफिस। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऊपर देखिएगा रूल, हमको क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, डज नॉट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। कुल मिला के हमको सब मिल गए हैं। तो वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, सबसे पहले ही आ गया। उसके बाद डज नॉट का प्रयोग हो रहा है। डज नॉट का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। अगर सिंगुलर या नहीं होता या थर्ड पर्सन नहीं होता तो वहां डू नॉट का प्रयोग होता नकारात्मक में, यहां डज नॉट का प्रयोग हुआ है। फिर आएगा वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब यहां पर है गो, गो आ गया। आप बोलोगे एक मिनट, यहां पर गो के पीछे एस या यस नहीं लगाया। इतनी देर तो हम जहां सब्जेक्ट सिंगुलर था और थर्ड पर्सन था वहां पर एस लगा रहे थे, ईएस लगा रहे थे। यहां पर क्या हुआ? मैंने कहा नकारात्मक वाक्यों में नहीं लगता, वो केवल सकारात्मक वाक्यों में एस या ईएस लगता है, नकारात्मक में नहीं लगता। आगे और भी कई तरह के प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, उनमें भी एस या ईएस नहीं लगता, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो और थर्ड पर्सन भी हो। सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन है तो हमने डज नॉट लगा दिया, इससे ही पता चल गया। ठीक है, तो एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट गो, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म हो गई। अब है ऑब्जेक्ट बचा है। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? ऑफिस। तो ही डज नॉट गो, गो के बाद टू लगता है, बार बार हम ये बताते हैं, तो गो टू ऑफिस हो गया। ही डज नॉट गो टू ऑफिस। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। वह चाय नहीं पीती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है बिल्कुल, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है बिल्कुल, थर्ड पर्सन भी है, इसका मतलब डज नॉट का प्रयोग होगा। तो देखते हैं सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? वह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शी। आप बोलोगे ही क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ चाय कौन नहीं पीती है? महिला है ना, तो महिला के लिए वह के लिए सी शब्द का प्रयोग होता है। वह सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? क्या काम नहीं करती है? पीने का, तो वर्ब हो गया पीना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक। आप बोलोगे एक मिनट, हमने सुना है पीने के लिए ड्रिंक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूं। तो ड्रिंक शब्द के अर्थ होता है पीना। जी, ड्रिंक का अर्थ होता है पीना, लेकिन ये जो ड्रिंक शब्द है पानी के लिए यूज होता है, लेकिन ज्यादातर बार ये शराब आदि इनके लिए यूज होता है। सही जो शालीन शब्द है, अच्छा जो शब्द है पीने के लिए, वो टेक शब्द है। हालांकि पानी के लिए ये यूज नहीं होता, हालांकि होता भी है पानी के लिए भी, लेकिन एक बार आप ये समझ लो कि चाय के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर्ब है टेक, टेक का अर्थ होता है पीना, हालांकि इसका अर्थ लेना भी होता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या नहीं पीती है? चाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टी।
अब ऊपर रूल देखिएगा, हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, डज नॉट चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब सब कुछ मिले हुए हैं। तो अब हमको इसकी इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले वह यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद डज नॉट, ऊपर रूल देखिएगा तो सी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, तो ये हो गया डज नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो ये हो गई वर्ब की पहली फॉर्म टेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट टी, सी डज नॉट टेक टी, यानी वो चाय नहीं पीती है। ठीक है, इसका अर्थ होता है वैसे लेना होता है, लेकिन पीने के सेंस में भी इसका यूज होता है। सेकेंड फॉर्म इसकी टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। सीता कपड़े नहीं धोती है, सीता कपड़े नहीं धोती है, सब्जेक्ट कौन है, सीता, वर्ब क्या है, धोना, वॉश, WASH, क्या नहीं धोती है, कपड़े, जिनको इंग्लिश में क्लोथ्स कहते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो ऊपर वाले रूल के अनुसार चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सीता आ गया, फिर आएगा डज नॉट, क्योंकि सीता सिंगुलर है और सीता थर्ड पर्सन है, तो सीता डज नॉट, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म वॉश, WASH वॉश, SES नहीं लगेगा यहाँ पर, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्लोथ, सीता डज नॉट वॉश क्लोथ्स। WASH वॉश, वॉश इन धोना, फर्स्ट फॉर्म वॉश, सेकंड वॉश्ड और थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। स्पेलिंग में ED का फर्क होता है, वॉश के पीछे ED लगा दो तो वो वॉश्ड हो जाता है। रमेश झूठ नहीं बोलता है, रमेश झूठ नहीं बोलता है, सब्जेक्ट कौन है, रमेश, वर्ब क्या है, वर्ब है बोलना, जिसको स्पीक वैसे कहते हैं, बोलने को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, लेकिन झूठ के संदर्भ में टेल कहते हैं। जब कहते हैं झूठ नहीं बोलता है तो वहां बोलना की स्पेलिंग टेल होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं बोलता, झूठ, झूठ को इंग्लिश में कहते हैं लाई, LIE। अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले रूल के अनुसार। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, रमेश आ गया, उसके बाद आएगा डज नॉट, क्योंकि रमेश सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन दोनों में से एक भी नहीं होता ना तो डू नॉट आता, यहाँ डज नॉट है। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म टेल आ गई, फिर आएगा ऑब्जेक्ट लाई, रमेश डज नॉट टेल अ लाई, रमेश डज नॉट टेल अ लाई। ठीक है, टेल का अर्थ होता है कहना, वैसे कहना होता है, लेकिन झूठ बोलने के संदर्भ में वहां पर झूठ के बोलने के संदर्भ में भी इसका यूज होता है। सेकेंड फॉर्म टोल्ड, TOLD, और थर्ड फॉर्म टोल्ड, TOLD। यहाँ कहना नहीं है, कहना है। वह आम नहीं खाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन है, वह, ही। वर्ब क्या है, क्या काम नहीं करता है, खाने का, तो वर्ब हो गया ईट, खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट। क्या नहीं खाता है, आम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट मैंगो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर के रूल के अनुसार इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ देखिएगा कौन है, ही, तो सबसे पहले आ गया ही। फिर क्या आएगा, डज नॉट, ये आ गया डज नॉट। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म है ईट, EAT ईट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट मैंगो, तो ये हो गया मैंगो, ही डज नॉट ईट मैंगो, यानी वह आम नहीं खाता है। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ईट, ईट यानी खाना, EAT ईट, सेकेंड फॉर्म एट, ATE, और थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN ईटन, ईट, एट, ईटन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यह चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है, यह चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है। हेलो, यह चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है यह चिड़िया, सब्जेक्ट है यह चिड़िया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दिस बर्ड। काम क्या कर रही है, उड़ने का काम कर रही है, या उड़ने का काम नहीं कर रही है नेगेटिव में,
तो यहां पर वर्ब है उड़ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई, FLY। कहाँ नहीं उड़ती? आसमान में। देन इस जो ऑब्जेक्ट है वो है आसमान में। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आसमान में मतलब इन स्काई। आसमान को इंग्लिश में कहते हैं स्काई, आसमान में मीन्स इन स्काई। अब ऊपर वाले रूल के अनुसार इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स दिस बर्ड, तो ये हो गया दिस बर्ड। फिर आता है डज नॉट, तो ये हो गया डज नॉट। फिर वर्ब की पहली फॉर्म फ्लाई, दिस बर्ड डज नॉट फ्लाई। फिर ऑब्जेक्ट इन स्काई, इन द स्काई, दिस बर्ड डज नॉट फ्लाई इन द स्काई। यह चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लॉन, FLEW फ्लू, और थर्ड फॉर्म FLOWN फ्लॉन। वह कॉलेज में नहीं पढ़ाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? कौन पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है? वह। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही। दूसरा वर्ब क्या है? पढ़ाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीच। जो टीचर होता है इसी टीच शब्द से बना है, टीचर। टीच का अर्थ है पढ़ाना। कहाँ नहीं पढ़ाता है? कॉलेज में, इन द कॉलेज। ऑब्जेक्ट है कॉलेज, ठीक है। अब यहां पर जो ऊपर रूल लिखा हुआ है उसके अनुसार इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यहां पर डज नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया ही, फिर आएगा डज नॉट, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म है टीच, और फिर है ऑब्जेक्ट इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। ही डज नॉट टीच इन द कॉलेज, वो कॉलेज में नहीं पढ़ाता है। यहां पर टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, जिसकी सेकंड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, और थर्ड फॉर्म भी है टॉट, TAUGHT, टॉट। गोविंद पत्र नहीं लिखता है। सब्जेक्ट यहां पर है गोविंद। वर्ब लिखना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट। ऑब्जेक्ट है यहां पर पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऊपर लिखे रूल के अनुसार इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया गोविंद, चूंकि ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ आएगा डज नॉट। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म राइट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट लेटर, ही डज नॉट राइट लेटर, ही डज नॉट राइट लेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म रोट, WROTE, और थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, रिटन। राइट, रोट, रिटन। वह किताब नहीं पढ़ती है। सब्जेक्ट यहाँ भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें भी डज नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शी, क्योंकि महिला है। दूसरा पढ़ना, वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीड, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किताब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुक। अब इसकी इंग्लिश बनाते सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट सी, दूसरा आएगा डज नॉट, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म रीड, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट बुक। सी डज नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है। सी डज नॉट रीड बुक। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, और थर्ड फॉर्म रेड। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों में सेम है। माधव तेज नहीं भागता है। यहां पर सब्जेक्ट है माधव, वर्ब है यहां पर भागना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रन, रन का अर्थ है दौड़ना। ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। ये जो तेज है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव है जो सबसे लास्ट में यूज होता है। क्या नहीं भागता है, तो उसका कोई उत्तर तेज नहीं भागता है। वैसे ये तेज है, धीमा है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट है यहां पर माधव, उसके बाद डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म रन, और उसके बाद जो बचता है फास्ट। तेज को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। माधव डज नॉट रन फास्ट।
वैसे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यहाँ पर वर्ब के बाद में। रन, रैन, रन, RUN, रन यानी दौड़ना, सेकेंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन। दुकानदार सजा नहीं देता है, दुकानदार यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में शॉपकीपर कहते हैं। क्या नहीं देता है? सजा नहीं देता है। तो यह सजा देना पूरी वर्ब है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पनिश। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, सजा देना वर्ब है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शॉपकीपर यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट, क्योंकि यह नकारात्मक वाक्य है, दुकानदार सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर डज नॉट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी पनिश। शॉपकीपर डज नॉट पनिश, और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। पनिश का अर्थ होता है सजा देना, सेकंड फॉर्म है पनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी है पनिश्ड। सुनीता किसी को नहीं बुलाती है, सुनीता यहां पर सब्जेक्ट है, तो सुनीता सब्जेक्ट है। वर्ब है यहां पर बुलाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल, CALL, कॉल, कॉल यानी बुलाना। ऑब्जेक्ट है यहां पर किसी को, टू एनीवन, ये नकारात्मक वाक्य में किसी को के लिए यूज होता है, नकारात्मक वाक्य में। सकारात्मक में इसका यूज कम होता है या नहीं के बराबर होता है, ठीक है। नकारात्मक में इसका यूज होता है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऊपर लिखे रूल के अनुसार इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट सुनीता, उसके बाद डज नॉट, तो ये हो गया डज नॉट। फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी कॉल, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म होगी कॉल, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट टू एनीवन यानी किसी को। सुनीता डज नॉट कॉल टू एनीवन यानी सुनीता किसी को नहीं बुलाती है। कॉल की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, CALLED लगा दिया इसके पीछे, और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड। महेश नहीं रोता है, यहां पर सब्जेक्ट महेश है। वर्ब है यहां पर रोने की, तो यहां पर वर्ब है रोना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीप, और ऑब्जेक्ट यहां नहीं है। क्या नहीं रोता है? तो उसका वो कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, सब्जेक्ट। अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट महेश, फिर आएगा डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और नकारात्मक वाक्य है। फिर आएगा वर्ब की पहली फॉर्म यानी वीप, और यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वीप की सेकंड फॉर्म वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी वेप्ट। वह गाना नहीं गाता है, ही सब्जेक्ट है यहां पर वह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही। गाता ये है वर्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंग, और गाना को इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों हो गए। अब इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद आएगा डज नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म सिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग और थर्ड फॉर्म है संग। वह सच नहीं बोलती है, यहां पर सब्जेक्ट है वह, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। वह महिला है, इसलिए उसको इंग्लिश में सी कहते हैं। बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है यहां पर सच, वह सच नहीं बोलती है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट सी हो गया, उसके बाद रूल के अनुसार डज नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म स्पीक, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट ट्रूथ। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलती है। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब ये जो सब्जेक्ट थे नकारात्मक वाक्यों में, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर थे और थर्ड पर्सन थे, तभी यहां डज नॉट का प्रयोग हो रहा था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, यानी एक नहीं है, ज्यादा है, या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, तो वहां पर डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद वहां डू नॉट का प्रयोग होगा। कैसे? तो देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा नकारात्मक वाक्यों में। जैसे मैं कपड़े नहीं धोता हूं, क्या यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है? आप बोलोगे सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट यहां थर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि
फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, इसका मतलब ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया मैं आई, वर्ब है धोना जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉश, WASH वॉश। क्या धोता हूं, मैं कपड़े नहीं धोता हूं। क्या नहीं धोता हूं, कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े हैं ऑब्जेक्ट, क्लोथ्स, कपड़ों को इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स। एक कपड़ा होता तो क्लोथ, ज्यादा कपड़े हैं तो एस लगा दिया, क्लोथ्स हो गया। मैं कपड़े नहीं धोता हूं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाते। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आएगा डू नॉट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए डू नॉट आएगा, अदरवाइज डज नॉट आता। तो यहाँ पर आ गया डू नॉट। फिर वर्ब की पहली फॉर्म वॉश, WASH वॉश, वॉश यानी धोना। फिर क्या नहीं धोता है, कपड़े, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धोता हूं, ये हो गया। वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड, ED लगा दिया। तुम गांव नहीं जाते हो, सब्जेक्ट है तुम जिसको इंग्लिश में कहते हैं यू, वर्ब है जाना जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो, ऑब्जेक्ट है गांव, कहां नहीं जाते, गांव, तो ऑब्जेक्ट है गांव जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलेज। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है यू। क्या यू सिंगुलर हो सकता है? बिल्कुल तुम सिंगुलर हो सकता है, लेकिन क्या यू थर्ड पर्सन हो सकता है? यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, तो यू यहां पर सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहां पर डू नॉट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद में। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले यू, उसके बाद डू नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट गो, गो के बाद टू आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया विलेज, यू डू नॉट गो टू विलेज, तुम गांव नहीं जाते हो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, यहां पर सब्जेक्ट है हम जिसको इंग्लिश में वी कहते हैं, वर्ब है यहां पर पढ़ना जिसको इंग्लिश में रीड कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है यहां पर अखबार जिसको इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है हम सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, उसके बाद डू नॉट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी न्यूज़पेपर। वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। रीड की सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग तीनों में सेम है। मोहन और श्याम झूठ नहीं बोलते हैं, यहां पर जो सब्जेक्ट है काम करने वाले वो है मोहन और श्याम, इंग्लिश में बोले तो मोहन एंड श्याम। वर्ब है यहां पर बोलना जिसको इंग्लिश में टेल कहते हैं झूठ के संदर्भ में। ऑब्जेक्ट है क्या नहीं बोलते, झूठ, तो ऑब्जेक्ट हो गया झूठ जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाई। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वह है मोहन और श्याम, ये सिंगुलर तो नहीं है, दो जने हैं, इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, और सिंगुलर नहीं है तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। तो वो अंग्रेजी बनाते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में डू नॉट का प्रयोग होता है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी टेल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाई। मोहन एंड श्याम डू नॉट टेल लाई, मोहन और श्याम झूठ नहीं बोलते हैं। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, TELL टेल, TOLD टोल्ड, TOLD टोल्ड। वे खाना नहीं पकाते हैं, वे खाना नहीं पकाते हैं। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है वे जिसको इंग्लिश में कहते हैं दे, THEY दे। वर्ब है यहां पर पकाना क्योंकि काम यहां पकाने का नहीं हो रहा है, तो यहां पर पकाना यहां पर वर्ब है जिसको इंग्लिश में कुक कहते हैं, COOK कुक, कुक यानी पकाना। क्या नहीं पकाते हैं, खाना, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया खाना जिसको इंग्लिश में फूड कहते हैं। अब यहां इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वे, उसको इंग्लिश में कहते हैं दे लिख दिया, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, तो दे डू नॉट। फिर वर्ब, वर्ब है यहां पर कुक, ये वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है फूड, दे डू नॉट कुक
फूड, वे खाना नहीं पकाते हैं। कुक की सेकंड फॉर्म है कुक्ड, ईडी लगा दिया, और थर्ड फॉर्म भी है कुक्ड, उसमें भी ईडी लगा दिया। मैं गाली नहीं देता हूं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं आई। वर्ब क्या है? वर्ब यहां पर देना नहीं है, गाली देना पूरी वर्ब है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अब्यूज। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पर है ही नहीं। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को देखते हैं, ये सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है तभी डज नॉट का प्रयोग होता है, अदरवाइज डू नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी वर्ब है अब्यूज, पहली फॉर्म भी अब्यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं, आई डू नॉट अब्यूज। अब्यूज की सेकंड फॉर्म है अब्यूज्ड, यहां मैंने तीनों अब्यूज्ड लिख दिए। फर्स्ट फॉर्म अब्यूज है, लास्ट में ईडी, लास्ट में डी नहीं है। सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड। जानवर आकाश में नहीं उड़ते हैं, यहां पर जानवर है सब्जेक्ट, उड़ना यहां पर क्रिया है, वर्ब है फ्लाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आकाश में, ये ऑब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन द स्काई, आकाश में। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जानवर यहाँ पर प्लूरल है, यानी बहुत सारे जानवरों की बात यहाँ पर की जा रही है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया एनिमल्स, जानवरों को इंग्लिश में, एक जानवर होता तो उसको एनिमल कहते हैं, लेकिन यहाँ जानवर ज्यादा है तो उसको एनिमल्स, एनिमल की स्पेलिंग के पीछे एस लगा दिया, एनिमल्स। फिर डू नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म फ्लाई, और फिर आकाश में यानी ऑब्जेक्ट इन द स्काई। एनिमल्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, जानवर आकाश में नहीं उड़ते हैं। फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, FLEW फ्लू, और थर्ड फॉर्म है फ्लोन, FLOWN फ्लोन। पक्षी नहीं हंसते हैं, तो पक्षी यहां पर सब्जेक्ट है, जिनको इंग्लिश में बर्ड्स कहते हैं। एक पक्षी होता तो उसको बर्ड कहते हैं, ज्यादा पक्षी है तो उसके पीछे एस लगा दिया, बर्ड्स हो गया। क्रिया यहां पर हंसने की नहीं हो रही है, तो वर्ब है यहां पर हंसना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉप, LAUGH लॉप। क्या नहीं हंसते हैं? तो कुछ नहीं है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा पक्षी, बर्ड्स, फिर पक्षी ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है, तो डू नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी लॉप, LAUGH लॉप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं, तो बर्ड्स डू नॉट लॉप। लॉप की सेकंड फॉर्म है लॉप्ड, ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म भी लॉप्ड, ईडी लगा दिया। मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, इंग्लिश में आई। वर्ब है यहां पर टीच, पढ़ाने का काम है, इसलिए टीच वर्ब है। ऑब्जेक्ट है यहां पर कॉलेज में, इन द कॉलेज। तो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आई हो गया, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है मैं, लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आई सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग होगा। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर वर्ब है यहां पर टीच, तो टीच आ गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन द कॉलेज। आई डू नॉट टीच इन द कॉलेज, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूं। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, और थर्ड फॉर्म भी टॉट, TAUGHT। हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, यहां पर सब्जेक्ट है हम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी। काम पूरा करना, तो पूरा करना ये पूरी वर्ब है, पूरा करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट यानी पूरा करना। क्या पूरा नहीं करते हैं? काम। तो काम यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट, जिसको कहते हैं वर्क इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश बनाते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी सिंगुलर नहीं है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग होगा। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी इसके बाद में, तो वर्ब की पहली फॉर्म है कंप्लीट, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वर्क, अपना काम यानी ओवर वर्क। वी डू नॉट कंप्लीट ओवर वर्क। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड, इसमें डी लगा दिया लास्ट में।
वे दिल्ली नहीं जाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं दे। जाना यहाँ पर वर्ब है गो, इंग्लिश में कहते हैं जाना को गो। कहाँ नहीं जाते दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिल गए। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे, और दे के बाद में डू नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। दे डू नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब वर्ब की पहली फॉर्म है गो, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू दिल्ली, यानी दिल्ली नहीं जाते। गो के बाद में टू का प्रयोग होता है। यहां पर वर्ब के बाद में एस या एस नहीं लगता, वो सकारात्मक में ही लगता है, ये ध्यान रखना है वापस। दे डू नॉट गो टू दिल्ली। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, WENT, और थर्ड फॉर्म गॉन, GONE। मैं टीवी नहीं देखता हूं। यहां पर सब्जेक्ट है मैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई। वर्ब है यहां पर देखना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉच, WATCH, वॉच यानी देखना। क्या नहीं देखता हूं, टीवी, तो टीवी हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट। अब इसकी इंग्लिश बनाते सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आएगी वर्ब की पहली फॉर्म वॉच, सॉरी, उसके बाद नकारात्मक वाक्य में डू नॉट आएगा, क्योंकि यहां पर जो आई है वो सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके पीछे डू नॉट आया है। अगर ये सिंगुलर भी होता और थर्ड पर्सन भी होता तो इसके पीछे डू नॉट नहीं आता, डज नॉट आता। तो आई डू नॉट, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म वॉच, और फिर आएगी टीवी, ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट वॉच टीवी। वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, इसमें भी ईडी लगा दिया, और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड। अब कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक प्रश्न आया है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, यानी यह सकारात्मक वाक्य है। आई वर्क एट ए बैंक या आई वर्क्स एट ए बैंक, या दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहां पर जो सकारात्मक वाक्य है उसमें एस या ई एस भी लगता है। अब एस या ई एस किसके साथ लगता है, जो सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, उसके लिए एस या ई एस लगता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है या नहीं है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, आई का अर्थ होता है मैं, मतलब ये सिंगुलर तो है, लेकिन आई की बात की जाए तो ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। इसका मतलब इसके पीछे जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा। इसके पीछे जो वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस या ई एस लगाने के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसका मतलब एस या ई एस नहीं लगेगा। तो वर्क जो है वो उत्तर सही है, वर्क्स गलत है, एस या ई एस इसमें नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड, थर्ड फॉर्म है वर्कड। गोविंद, ये भी सकारात्मक वाक्य है। लिव सही है या लिव्स सही है, गोविंद लिव सही है या लिव्स सही है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है गोविंद, मतलब ये सिंगुलर है। और दूसरी बात थर्ड पर्सन है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं यू, इनके अलावा जो भी आते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। मतलब गोविंद सिंगुलर भी है और गोविंद थर्ड पर्सन भी है, इसका मतलब इसके पीछे जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है लिव्स वो सही है, क्योंकि वर्ब के पीछे एस या ई एस लगेगा। लिव यानी रहना, लिव्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड, ईडी लगा दिया। यू जो है वो है सब्जेक्ट यहां पर, और यू यानी तुम, ये सिंगुलर तो है, प्लूरल भी हो सकता है लेकिन ये सिंगुलर भी है। लेकिन यहां पर ये थर्ड पर्सन है या नहीं, सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन है या नहीं, तो यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है।
एस या ई एस लगाना, वर्ब के पीछे एस या ई एस लगाने के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा, तो सो फर्स्ट ऑप्शन है अर्न, EARN, अर्न। अर्न का अर्थ होता है कमाना, ये सही है। अर्न की सेकंड फॉर्म है अर्नड, ED लगा दिया और थर्ड फॉर्म भी अर्नड। महेश यहाँ पर है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है। दूसरी बात ये थर्ड पर्सन भी है, तो इसके पीछे जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, स्पीक्स। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। आई, अब यहाँ पर नकारात्मक वाक्यों के सेंटेंस आए हैं। आई के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा नकारात्मक वाक्य में। तो आई है वो है सिंगुलर तो है, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। तो एस या ई एस लगाने के लिए सिंगुलर डज नॉट का प्रयोग करने के लिए सिंगुलर भी होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। यहाँ आई सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। सिंग का अर्थ होता है गाना, सेंग सेकेंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म। यू के साथ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। यू है वो सिंगुलर तो हो सकता है लेकिन यू थर्ड पर्सन के अंतर्गत नहीं आता, यू थर्ड पर्सन के अंतर्गत नहीं आता। यू है वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, हालांकि ये सिंगुलर तो हो सकता है, इसलिए यहां पर इसके पीछे डू नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, क्योंकि हमने अभी जो देखा वो वहां पर प्ले जो वर्ब है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यहां बता दी है। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। शीता, वॉच यानी देखना, शीता टीवी देखती है, उसकी इंग्लिश है यहाँ पर। तो वॉच आएगा या वॉचेज आएगा, यानी वॉच आएगा या वॉच के पीछे ES आएगा। तो यहाँ पर जो शीता है वो सिंगुलर है और सीता थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि आई वी और यू नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन भी है। तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, इसका मतलब सकारात्मक वाक्य में वर्ब के पीछे एस या ई एस लगता है, इसका मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। वॉच की सेकंड फॉर्म है वॉच्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड, दोनों में ईडी लगा दिया है पीछे। सी वॉश क्लोथ्स, यहाँ पर डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। सी सिंगुलर है और सी थर्ड पर्सन है। सिंगुलर और थर्ड पर्सन के पीछे नकारात्मक वाक्य में डू नॉट नहीं आता है, डज नॉट आता है, तो यहां पर डज नॉट का प्रयोग सही है। वॉश की सेकंड फॉर्म है वॉश्ड, थर्ड फॉर्म है वॉश्ड। सीता डांस या सीता डांसेज, यानी सीता नाचती है, उसमें जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सीता है वो सिंगुलर है और सीता थर्ड पर्सन भी है। सिंगुलर यानी अकेली है और थर्ड पर्सन मीन्स आई वी और यू के अलावा सीता है ये, तो इसका मतलब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इसके पीछे जो वर्ब आएगी उसके पीछे एस या ई एस होगा। ठीक है, सिंगुलर में एस में सिंगुलर और एस में एस या ई एस। तो जो सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन होता है उसमें एस या ई एस लगता है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। आप बोलोगे फिर एस क्यों लगा, ई एस क्यों नहीं लगा, ये मतलब थर्ड ऑप्शन राइट क्यों नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसलिए राइट नहीं है क्योंकि ई एस उनके पीछे लगता है जिनके पीछे एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है और ओ है। जो इनके मतलब वर्ब के पीछे ये सब ये अल्फाबेट होते हैं उन्हीं में एस या ई एस लगता है। डांस की सेकंड फॉर्म है डांस्ड, थर्ड फॉर्म भी है डांस्ड। वी के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा नकारात्मक वाक्यों में। तो यहाँ वी है वो सिंगुलर नहीं है, वी यानी हम यानी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे जो आएगा नकारात्मक वाक्यों में वो डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। वी डू नॉट रन इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में नहीं दौड़ते हैं, हालांकि यहाँ इन की जगह ऑन होता है, ऑन द ग्राउंड होता है। वी डू नॉट रन ऑन द ग्राउंड, ये सही कर लीजिएगा, हम ग्राउंड के ऊपर नहीं दौड़ते हैं। रन की सेकंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म भी रन। दे डू नॉट
सेल मैंगो, जी वे आम नहीं बेचते हैं। सेल का अर्थ होता बेचना, लेकिन यहाँ सेल के साथ एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, यह निर्णय करना हमको। तो यहाँ पर जो दे है, दे यानी वे, सिंगुलर तो नहीं है, ज्यादा जनों की बात हो रही है। दूसरी बात, ये थर्ड पर्सन है या नहीं है, हालांकि इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगुलर नहीं है तो ये बात पक्की हो गई कि यहाँ वर्ब के पीछे एस या ईएस नहीं लगेगा, मतलब सेल ही आएगा। लेकिन अगर हम इतनी दूरी तक आ ही गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि ये थर्ड पर्सन है या नहीं है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इनके अलावा जो भी होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। इसका मतलब दे, ये थर्ड पर्सन है। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, सेल का अर्थ बेचना, सोल्ड और सोल्ड। ही गो टू विलेज, इसमें डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, मतलब ही के साथ नकारात्मक वाक्य में डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा। ही सिंगुलर है और ही थर्ड पर्सन भी है, तो इसके साथ डज नॉट आएगा। गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। सी के साथ डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा नकारात्मक वाक्य में, तो सी भी की तरह ही है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, आई यू वी के अलावा है, तो ये थर्ड पर्सन भी है। सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसका मतलब इसके साथ डज नॉट आएगा। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अभी तक हमने दो तरह के सेंटेंसेज पढ़े हैं, दो तरह के वाक्य पढ़े हैं। एक सकारात्मक वाक्य यानी जहां राम पढ़ता है, वो दौड़ता है, वो खेलता है। दूसरे नकारात्मक वाक्य जैसे राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं दौड़ता है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, यानी यहाँ इन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, जैसे क्या राम पढ़ता है, क्या गोविंद नाचता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उनकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाती, उनके लिए भी रूल है। जो नकारात्मक वाक्यों में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और डू नॉट आता है। नॉट तो इसलिए आता था क्योंकि हिंदी में नई शब्द का प्रयोग होता था, जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो वहां सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और डू नॉट आता था। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज अलग है, नॉट तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ नई शब्द है नहीं, प्रश्नवाचक है, तो डू और डज यहाँ पर सबसे पहले आएंगे। डू और डज सबसे पहले आएंगे, उसके बाद वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उनमें अंग्रेजी में उन सेंटेंसेज की शुरुआत डू और डज से होती है, और उनके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे क्या तुम गाना गाते हो। अब हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत डू से करें या डज से करें। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट कौन है, तुम, सब्जेक्ट तुम है। दूसरी बात, यहाँ वर्ब क्या है, गाते हो, तो ये वर्ब होगी जिसको इंग्लिश में सिंग कहते हैं, गाना। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग यानी गाना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत में ही हमको देखना पड़ेगा कि डू का प्रयोग करना है या डज का प्रयोग करना है। तो देखो, ये जो यू है ना, यू क्या है, यू तो सिंगुलर भी हो सकता, प्लूरल भी हो सकता। जैसे तुम पढ़ते हो, तो वो तुम अकेला भी हो सकता है या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, वो तो ठीक है, हम एक बार ये मान भी लेते हैं कि यू सिंगुलर है। तो दूसरी बात, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यू थर्ड पर्सन है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। तो जो सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन होता है, उसके लिए डज शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जो या तो सिंगुलर नहीं होता या थर्ड पर्सन नहीं होता, तो उसके लिए डू शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, तो इसकी शुरुआत डू से होगी। तो सबसे पहले आएगा डू वाक्य में, फिर रूल को देखे तो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहां पर यू, तो फिर आएगा यू। फिर क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब है यहां पर सिंग, तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी सिंग। फिर आएगा रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, तो ये हो गया सॉन्ग। डू यू सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो।
सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग, SANG, और थर्ड फॉर्म है संग, SUNG। क्या वह पतंग उड़ाता है? यहां पर सब्जेक्ट है वह, और वह पुरुष है, मतलब ही। वर्ब है यहां पर उड़ाना, तो उड़ाना को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई। ऑब्जेक्ट है यहां पर पतंग, पतंग को इंग्लिश में कहते हैं काइट। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, तो यहां पर भी हमें यह निर्णय करना है कि या डू शब्द का प्रयोग करें या डज शब्द का प्रयोग करें। तो हम पहले ये जान चुके हैं कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन होता है उनके लिए डज शब्द का प्रयोग होता है, और जो या तो सिंगुलर नहीं होता या थर्ड पर्सन नहीं होता, दोनों में से एक ही नहीं होता, तो उसके लिए डू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है वह ही, ये मतलब ये सिंगुलर तो है, अकेला तो है। अब ये देखना है कि ये थर्ड पर्सन है या नहीं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसका मतलब जो भी बचता है वो थर्ड पर्सन है। तो ही थर्ड पर्सन है, ही सिंगुलर भी है और ही थर्ड पर्सन भी है, मतलब इसके लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। तो इसकी शुरुआत डू या डज से करनी थी हमको, तो यह इसके लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। अब डू डज तो आ गया, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर कौन है? ही, तो डज ही आ गया। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म है फ्लाई, यानी उड़ाना, डज ही फ्लाई। और फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पतंग, काइट, डज ही फ्लाई काइट। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लॉन। क्या तुम पानी पीते हो? यहां भी हमें ये देखना पड़ेगा। पहली बात तो सब्जेक्ट कौन है? तुम, यू कहते हैं तुमको इंग्लिश में। दूसरी बात यहां वर्ब कौन है? पीना, ड्रिंक। और तीसरी बात यहां ऑब्जेक्ट कौन है? पानी, क्या पीते हैं? पानी, तो पानी हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट। अब हमें यह निर्णय लेना है क्या कि डू शब्द का प्रयोग होगा या डज शब्द का, कि डू शब्द का प्रयोग होगा या डज शब्द का प्रयोग होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यू तो दोनों में आता है ना। लेकिन यू का प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है, आप ये भी जान लीजिएगा अच्छी तरह से। तो एक बार हम लोग ये मानते हैं कि यू प्लूरल है। दूसरी बात, यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। यू का प्रयोग प्लूरल की तरह होता है और यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नहीं होता। इसका मतलब इसके पीछे डज तो नहीं आएगा, इसके लिए डज शब्द का प्रयोग तो नहीं होगा, डू शब्द का प्रयोग होगा। जी हाँ, यू के लिए डू शब्द का प्रयोग होगा। तो वाक्य की शुरुआत डू से हो गई। अब सब्जेक्ट रूल के अनुसार, तो सब्जेक्ट है यहां पर यू, डू यू। अब है वर्ब की पहली फॉर्म, तो ये हो गया ड्रिंक, डू यू ड्रिंक। और फिर है ऑब्जेक्ट, ये है वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म में ड्रैंक, आई की जगह ये कर दिया, और थर्ड फॉर्म में ड्रंक, आई की जगह यू कर दिया। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या वह गेंद पकड़ता है? यहां पर सब्जेक्ट है वह, यानी ही, पुरुष। वर्ब है पकड़ना, कैच। अच्छा, कहते हैं कि भाई गेंद को कैच कर, उसका मतलब है गेंद को पकड़। कैच का अर्थ होता पकड़ना। थर्ड है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमें यहां देखना पड़ेगा क्या पकड़ता है? गेंद। तो गेंद है यहां पर ऑब्जेक्ट, और गेंद को इंग्लिश में कहते हैं बॉल, BALL, बॉल। बॉल यानी गेंद। अब हमें इंग्लिश बनानी इसकी, तो सबसे पहले डू और डज का प्रयोग करना है। तो वह के लिए डू शब्द आएगा या डज शब्द आएगा? सब्जेक्ट को देख करके ये शब्द लगते हैं। तो सब्जेक्ट वह है, वह के लिए डू आएगा या डज आएगा? मैंने कहा डज तो उनके लिए आता है जो सिंगुलर होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहां पर वह सिंगुलर भी है, आप बोलोगे हाँ, और वह थर्ड पर्सन भी है। जी हाँ, थर्ड पर्सन कैसे हुए?
आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो वह थर्ड पर्सन ही हुआ। वह सिंगुलर भी है, वह थर्ड पर्सन भी है, तो क्या इसके लिए डज आएगा? जी हाँ, इसके लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आ गया डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह जिसको ही कहते हैं। उसके बाद आएगा वर्ब की पहली फॉर्म, वो है कैच, CATCH, कैच। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहां पर बॉल। डज ही कैच बॉल। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, CAUGHT, और थर्ड फॉर्म भी है कॉट, CAUGHT। क्या वह लड़ता है? यहां पर सब्जेक्ट है वह जिसको हिंदी में ही कहते हैं। दूसरी बात वर्ब है लड़ना, जिसको इंग्लिश में फाइट कहते हैं। दो लोग लड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई ये फाइट कर रहे हैं, जिसका अर्थ है लड़ना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लड़ता है? पता नहीं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का काम हो गया, वर्ब का भी हो गया और ऑब्जेक्ट का भी हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले डू और डज का प्रयोग करना है हमें। यहां पर सब्जेक्ट है ही, वह। ही के लिए डू शब्द आएगा या डज शब्द आएगा? यहां पर ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए ही के लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। ही के लिए डज शब्द का प्रयोग हो गया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट है यहां पर ही, डज ही। फिर वर्ब की पहली फॉर्म है फाइट। वर्ब की पहली फॉर्म है फाइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर है ही नहीं। डज ही फाइट। फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट, FOUGHT, फॉट, और थर्ड फॉर्म भी है फॉट, FOUGHT, फॉट। क्या तुम सब्जी लाते हो? यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम, जिसको इंग्लिश में यू कहते हैं। वर्ब है यहां पर लाना, जिसको इंग्लिश में ब्रिंग कहते हैं, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना। और ऑब्जेक्ट है यहां पर सब्जी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल, VEGETABLE, टेबल, VEGE, वेजिटेबल, टेबल, वेजिटेबल। ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सी टेबल? वेजिटेबल। तो अब इसका वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। तो पहले तो हमें डू और डज का ही निर्णय करना है। तुम के लिए हमने पहले भी तुम के बारे में कहा कि इसका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है और ये सेकंड पर्सन होता है, तो इसके लिए डू शब्द का प्रयोग होता है। अगर ये सिंगुलर होता और थर्ड पर्सन होता तो इसके लिए डज शब्द का प्रयोग होता। फिर सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद आती है वर्ब की पहली फॉर्म ब्रिंग, डू यू ब्रिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल। क्या तुम सब्जी लाते हो? ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, ब्रिंग यानी लाना, सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी है ब्रॉट, BROUGHT। क्या वह तुम्हें अपमानित करता है? तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब क्या है, अपमानित करना वर्ब है या करना वर्ब है? तो यहां पर अपमानित करना पूरी वर्ब है, जिसको इंग्लिश में इंसल्ट कहते हैं। इंसल्ट का अर्थ होता है अपमानित करना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट है यहां पर तुम्हें को भी इंग्लिश में यू कहते हैं। तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं ना, तुम्हें को भी इंग्लिश में यू कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बनाते हैं इंग्लिश। क्या से शुरुआत हो रही है? तो सबसे पहले डू और डज आएगा। यहां पर डू लिखना है या डज, तो वह सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। दूसरा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर ही। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म है इंसल्ट, और फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहां पर यू। डज ही इंसल्ट यू, डज ही इंसल्ट यू। इंसल्ट की सेकंड फॉर्म है इंसल्टेड, और थर्ड फॉर्म भी है इंसल्टेड, ED लगा दिया दोनों में। क्या मैं तुम्हें आम देता हूं? क्या मैं तुम्हें आम देता हूं? यहां पर सब्जेक्ट है मैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई। वर्ब है देना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिव। ऑब्जेक्ट है यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक है आम, क्या देता हूं? आम। और किसे देता हूं? तुम्हें। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट में पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? तो जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो पहले आता है। आप बोलोगे इनडायरेक्ट क्या है?
यहां पर आम का सीधा सीधा संबंध देता हूं से है। क्या मैं तुम्हें देता हूं, तो उससे पता ही नहीं चलता कि क्या है। आम का संबंध देता हूं से है, यानी आम का सीधा सीधा प्रभाव देना पर पड़ रहा है, देता हूं पर पड़ रहा है, या देता हूं का सीधा सीधा प्रभाव आम पर पड़ रहा है। इसका मतलब जो आम है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है किसे, तो वो है तुम्हें, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में होता है सामान्यतः। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है मैंगो और यहां पर यू भी ऑब्जेक्ट है, यानी तुम्हें भी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इंग्लिश बनाएं तो पहले तो हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि यहां पर डज का प्रयोग होगा या डू का प्रयोग होगा। काम करने वाला कौन है? मैं क्या है? सिंगुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सिंगुलर है। लेकिन मैं क्या है? थर्ड पर्सन है। बिल्कुल नहीं, ये थर्ड पर्सन है ही नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी होते हैं, मैं और हम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। इसका मतलब इसके पीछे या इसके लिए डू का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे पहले डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है मैं, आई, फिर आएगा वर्ब की पहली फॉर्म गिव, फिर आएगा यू और मैंगोज। डू आई गिव यू मैंगोज, क्या मैं तुम्हें आम देता हूं। और इसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लगाना, कौन से बाद में। अभी तक हमें यही सीखना है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस सीख रहे हैं। ये तो गलती से दो ऑब्जेक्ट वाला आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा और कौन सा बाद में। गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, GAVE, और थर्ड फॉर्म है गिवन, GIVEN, गिवन। क्या तुम चाय पसंद करते हो? क्या तुम चाय पसंद करते हो? यहां पर सब्जेक्ट है तुम, जिसको इंग्लिश में यू कहते हैं। वर्ब है पसंद करना, लाइक। पसंद करना पूरी एक वर्ब है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक। और ऑब्जेक्ट है चाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टी। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कौन सा, वही डू और डज का, कि तुम के लिए डू आएगा या डज आएगा। तुम प्लूरल की तरह यूज होता है और तुम सेकेंड पर्सन होता है, मतलब सिंगुलर भी नहीं है और थर्ड पर्सन भी नहीं है, तो इसके लिए डू शब्द का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यहां पर तुम यानी यू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लाइक, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट टी। डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो? डू यू लाइक टी। लाइक की सेकंड फॉर्म है होती है लाइक्ड। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, लाइक्ड, और थर्ड फॉर्म भी है लाइक्ड। क्या वो अंग्रेजी पढ़ाता है? यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है वह, ही। वर्ब है पढ़ाने की क्रिया, तो पढ़ाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीच, पढ़ाना। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले डू और डज, वह सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो वह के लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, इसको ही कहते हैं। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म है टीच, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहां पर इंग्लिश। डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी है टॉट, TAUGHT, टॉट। क्या हम टेबल पर बैठते हैं? टेबल पर मीन्स टेबल के ऊपर, जो हम प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं, ऑन द टेबल। तो हम देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी। वर्ब कौन है? बैठना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिट। अच्छा, आप कक्षा में होते हैं तो सर या मैडम कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो बैठना को इंग्लिश में कहते हैं सिट, SIT, सिट। ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल पर मीन्स ऑन द टेबल। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, डू या डज। हम तो सिंगुलर नहीं है, तो पहले ही निर्णय हो गया, जो सिंगुलर नहीं होता, थर्ड पर्सन नहीं होता, उसके लिए डज का प्रयोग नहीं होता, डू का प्रयोग होता है। तो यहां पर डू का प्रयोग होगा। फिर आएगा सब्जेक्ट हम, वी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म बैठना, सिट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट,
ऑन द टेबल, डू वी सिट ऑन द टेबल, क्या हम टेबल पर बैठते हैं, डू वी सिट ऑन द टेबल। सिट की सेकंड फॉर्म है सेट और थर्ड फॉर्म भी है सेट, SAT। क्या वह बीजेपी का नेतृत्व करता है, नेतृत्व करना ये लीड कहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है वह, ही वर्ब है नेतृत्व करना, ये पूरी क्रिया है नेतृत्व करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीड। जो लीडर होता है ना, नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर, और जो नेतृत्व करने की क्रिया है उसको कहते हैं लीड। तो लीड का अर्थ है नेतृत्व करना, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बीजेपी का, तो ऑब्जेक्ट हो गया बीजेपी, बीजेपी नहीं बीजेपी, हाँ ऑब्जेक्ट है बीजेपी। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले डू और डज में हमें देखना है कि किसका प्रयोग होगा। तो वह के लिए वह सिंगुलर है और वह थर्ड पर्सन भी है, मतलब ही सिंगुलर है और ही थर्ड पर्सन भी है, इसका मतलब डज का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब की पहली फॉर्म है लीड, और फिर ऑब्जेक्ट है बीजेपी। यहां पर नया शब्द है LEAD, लीड, लीड यानी नेतृत्व करना, और उसकी सेकंड फॉर्म है LED, लेड, और थर्ड फॉर्म भी है LED, लेड। क्या तुम तैरते हो, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम, यू। वर्ब है तैरना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्विम, SWIM, स्विम, स्विम यानी तैरना। ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहां पर, क्या तुम क्या तैरते हो, क्या तुम क्या तैरते हो, तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको, तो मतलब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले डू और डज का प्रयोग, तो जो तुम है वो सब्जेक्ट है, तुम प्लूरल की तरह यूज होता है, और तुम के साथ तुम एक सेकंड पर्सन भी है, मतलब सिंगुलर भी नहीं है और थर्ड पर्सन भी नहीं है, मतलब डज का प्रयोग नहीं होगा, डू का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर आएगा वर्ब की पहली फॉर्म स्विम, और ऑब्जेक्ट यहां है भी नहीं, डू यू स्विम, डू यू स्विम जिसका अर्थ है क्या तुम तैरते हो, डू यू स्विम यानी क्या तुम तैरते हो। स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वयं, SWAM, और थर्ड फॉर्म है स्वम, SWUM, स्विम, स्वयं, स्वम, जिसका अर्थ है तैरना। क्या सीता शिमला जाती है, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है सीता, क्या करती है, जाती है, तो वर्ब हो गया जाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो। कहां जाती है, शिमला, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या सीता शिमला जाती है, सबसे पहले सीता के लिए डू होगा या डज, सीता सिंगुलर है, अकेली है, और सीता थर्ड पर्सन भी है क्योंकि आई, यू और वी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसलिए डज शब्द का प्रयोग सीता के लिए होगा, डज। फिर आ गया सब्जेक्ट सीता, फिर आ गया डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करना, वर्ब है गो, और फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है या शिमला, डज सीता गो टू शिमला, गो के बाद में टू का प्रयोग होता है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, WENT, और थर्ड फॉर्म है गॉन, GONE। क्या वह सच बोलता है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वह है वह, ही। वर्ब है यहां पर बोलने की क्रिया है, तो स्पीक, क्या बोलता है, सच, तो ऑब्जेक्ट है सच। वह के लिए डू आएगा या डज आएगा, यानी ही के लिए डू आएगा या डज आएगा, तो ही सिंगुलर है और ही थर्ड पर्सन भी है, इसलिए डज शब्द का प्रयोग इसके लिए होगा। डज हो गया, फिर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, फिर है वर्ब की पहली फॉर्म स्पीक, और फिर है ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलता है। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। क्या सूरज पूर्व में उगता है, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है सूरज, सूरज को इंग्लिश में कहते हैं सन, SUN। काम क्या कर रहा है, उगने का, वर्ब है उगना, राइज। कहां उगता है, पूर्व में, ऑब्जेक्ट है पूर्व में, इन द ईस्ट, ईस्ट का अर्थ होता पूर्व, इन द ईस्ट यानी पूर्व में। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं।
सबसे पहले डू और डज का प्रयोग होगा। तो सूरज सिंगुलर है, अकेला है, और सूरज थर्ड पर्सन भी है, तो इसका मतलब इसके लिए डज का प्रयोग होगा, DOES डज। फिर आएगा सूरज यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर सूरज, द सन। फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म है राइज, तो यहां पर आ गया राइज, डज द सन राइज। फिर आएगा ऑब्जेक्ट इन द ईस्ट, इन द ईस्ट यानी पूरब में, डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में उगता है। राइज का अर्थ होता है उगना या उदय होना, जिसकी सेकंड फॉर्म है रोज और थर्ड फॉर्म है रीजन, राइज रोज रीजन। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, आई। वर्ब यहां पर काम खेलने का हो रहा है, तो वर्ब है यहां पर खेलना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्ले। क्या खेलता है फुटबॉल, तो फुटबॉल यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, मैं के लिए डू आएगा या डज आएगा। मैं सिंगुलर है लेकिन मैं फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन होता, सिंगुलर होता तो डज आता, लेकिन यह सिंगुलर भी, सिंगुलर तो है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसके लिए डू शब्द का प्रयोग होगा, डू। फिर आएगा सब्जेक्ट आई, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। क्या हम ऑफिस जाते हैं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है हम, वी। वर्ब है यहां पर जाना, जाते, गो कहते हैं इसको इंग्लिश में, और कहां जाते हैं ऑफिस, तो ऑफिस यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम के लिए डू आएगा या डज आएगा, हम सिंगुलर नहीं है ना, तो सिंगुलर नहीं है तो पक्का हो गया कि इसके लिए डज नहीं आएगा, मतलब डू आएगा, हाँ डू आएगा। फिर सब्जेक्ट हम, वी। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब है यहां पर गो, डू वी गो, और उसके बाद ऑफिस, तो गो के बाद टू आता है, टू ऑफिस, डू वी गो टू ऑफिस, क्या हम ऑफिस जाते हैं। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, आई, और जो वर्ब है वो है उठना, जो नींद से उठते हैं ना उसके लिए गेट अप शब्द का प्रयोग होता है, गेट अप। बाकी आपने सुना होगा, आपको स्कूल में कहते हैं स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, तो वो खड़े होना है, लेकिन नींद से जाग करके जो उठना होता है ना उसके लिए गेट अप शब्द का प्रयोग होता है। तो वर्ब हो गया उठना, गेट अप। ऑब्जेक्ट, अब यहां पर जो सुबह जल्दी है वो उठने का एक विशेषण है, वैसे इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह ही होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआत में इस तरह की बातें होती है, लेकिन इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी डू और डज का प्रयोग करना, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। क्या, मैं के लिए डू आएगा या डज आएगा। मैं सिंगुलर है, अकेला है, लेकिन मैं थर्ड पर्सन नहीं है। मैं थर्ड पर्सन नहीं है मतलब डज का प्रयोग नहीं होगा, डू का प्रयोग होगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट कौन है, आई। फिर वर्ब की पहली फॉर्म गेट अप। फिर सुबह जल्दी होता है ना, उसको कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप सेकेंड फॉर्म है गॉट अप, थर्ड फॉर्म है गॉट अप। क्या वह चारपाई पर बैठती है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है वह, सी। काम क्या कर रही है, बैठने का, तो यहां पर वर्ब हो गई सिट यानी बैठना। किस पर बैठती है, चारपाई पर, ऑन द कोट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर डू और डज, तो जो वह है वो सिंगुलर है और वह है वो थर्ड पर्सन भी है, इसका मतलब इसके लिए डज शब्द का प्रयोग होगा। फिर आएगा सब्जेक्ट वह, ही, सॉरी बैठती है, महिला है, सी। फिर डज सी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब है यहां पर बैठती, वर्ब की पहली फॉर्म हो गई सिट,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ऑन द कोट, यानी चारपाई पर। डज सी सिट ऑन द कोट, क्या वो चारपाई पर बैठती है। सिट की सेकेंड फॉर्म, सिट यानी बैठना, सिट की सेकेंड फॉर्म है सेट, SAT, और थर्ड फॉर्म भी है सेट, SAT।